अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद फखर में कुछ आमदीद। मंगल को कौमी असम्बली का इजलास और मंगल को ही इमरानदारों के सीने पर मूंग दलने के लिए एक नहीं बल्कि दो ऐसी तरामीम मुतारफ की जा रही हैं जो इस इमरानदारी निज़ाम को ना सिर्फ जड़ से उखाड़ देंगी बल्कि उसके नतीजे में आइनदारों के लिए इस तरह की फिजा मुयस्सर आ सकेगी कि जनाब वो आइनदारों पर मुश्तमिल और आइन पर मुश्तमिल जो है वो फैसले कर सके। ये जो दो अहम तरीन आइनी तरमीमी बिल पेश किए जा रहे हैं कौमी असम्बली में, इसमें से एक बिल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट में तरमीम से मुतल्लिक है, जबकि दूसरे बिल का ताल्लुक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मजीद 6 जजेस की तकर्री के हवाले से मुजवजा कानून में तब्दीली के हवाले से है। यानी इमरानदारों की बैंड वजह इसको अब कोई नहीं रोक सकता। और आप यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि इन कवानीन से इमरानदारों की बैंड है वो कैसे बजेगी, इसकी तफसील आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन उससे पहले एक और कानून है जो मंगल को ही मुतारफ कराया जा रहा है, और मंगल के इस अहम तरीन इजलास में इस कानून के जरिए भी इमरानदारों की जनाब ऐसी तैसी बजने जा रही है। लेकिन ये इमरानदार अदालतों के अंदर नहीं बैठे हुए, बल्कि ये इमरानदार ऐसे हैं जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बैठकर अपनी दहशतगर्दी के जरिए रियासत को नुकसान पहुंचाना जा रहे हैं। वफाकी काबीना ने एक सर्कुलर समरी के जरिए कानून में तब्दीली की मंजूरी दी है, और यह कानून जो है ये सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा के हवाले से है। इससे पहले सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा के हवाले से जो मुख्तलिफ कवानीन ज़ेर गौर थे, उन तमाम कवानीन को यकजा कर दिया गया है, और इस कानून को इस हद तक जामे बना दिया गया है कि सोशल मीडिया पर फेक न्यूज के साथ साथ प्रोपेगेंडा करने वालों को भी कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। और इस हवाले से मुजवजा कानून में प्रोपेगेंडे का जुर्म साबित होने और खासतौर पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा या रियासत की वो तमाम सरगर्मियां जिसके जरिए कौमी तरक्की के रास्ते में रुकावट क्रिएट की जाए, उन तमाम डिजिटल दहशतगर्दों को जनाब 25 साल के लिए, ये उम्र कैद डबल है, उम्र कैद स्क्वायर प्लस है, ये जो अब सामने आ रहा है। यानी ये जो सजा है उसके तहत प्रोपेगेंडा करने वालों को 25 साल के लिए सजा दी जाएगी और उनको 10 करोड़ रुपया जुर्माना किया जाएगा। लिहाजा कौमी असम्बली के अंदर मंगल को मुमकिन तौर पर वफाकी काबीना की तरफ से मंजूरी दिए जाने की सूरत में ये जो बिल है ये पेश कर दिया जाएगा, और ये बिल कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर होकर जब यह कानून बनेगा तो पायनों ने पा देनी है अनिया। लिहाजा वो तमाम लोग जो इस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुख्तलिफ तरीकों के साथ रियासत के ऊपर हमला आवर हो रहे हैं, उनको खबर हो कि जनाब अब उनके दिन गिने जा चुके हैं। और अब अगर किसी ने सोशल मीडिया को रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करने की जुर्रत भी की तो उसको इस बात को मद्देनजर रखना होगा कि वो अगर अंदर जाएगा तो 25 साल के लिए जाएगा, और 25 साल से बाद जब वो वापस आएगा तो यहां पर जनाब उसका कोई जानने वाला ही नहीं होगा, कोई ऐसा नहीं होगा जिसको वो सलाम दुआ कर सके। 25 साल के बाद जेल से बाहर निकलने की सूरत में दुनिया ही बदल जाएगी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो तमाम लोग जो अगर इस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कीबोर्ड वॉरियर्स के तौर पर फराइज अंजाम दे रहे हैं, उनके लिए जो मौजूदा सूरत हाल के अंदर वो तमाम लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये जो है रिसेंटली जो एहतजाज किया था खैबर पख्तूनख्वा से जब हमला किया गया था वफाक पर, तो उस सूरत में जो लोग गिरफ्तार हुए थे उनको जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इग्नोर किया है, इस बात को उनको मद्देनजर रखना चाहिए कि वो तमाम कारकुनान जो इस वक्त जेलों में सड़ रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टॉप टीयर लीडर कोई एक ऐसा नहीं है जिसने उनकी दादरसी की हो या उनके अहले खाना से राब्ता करके कम से कम उनका हाल अहवाल पूछा हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम में से कोई एक ऐसा वकील नहीं है जिन्होंने उनका मुकदमा लड़ा हो, और वो तमाम बेकस वालिदैन जिनके बच्चे इस वक्त जेलों में हैं वो खुद अपनी जाती जेब से जो अपनी जमा पूंजी है उधार लेकर वो अपने जो बच्चे हैं उनका मुकदमा लड़ रहे हैं। लिहाजा सोशल मीडिया पर फेक न्यूज को फैलाना और फेक न्यूज के जरिए प्रोपेगेंडा करना ये भी एक ऐसा जुर्म है जो अब सजावार है, और वो तमाम लोग जो सोशल मीडिया पर हर एक पोस्ट को शेयर करते हैं उनके लिए भी जरूरी है कि वो पोस्ट अगर उनको अच्छी लगी है उसको शेयर करने से पहले अगर एक मरतबा गूगल कर लें, एक मरतबा इस बात को सर्च कर लें कि वाकईतन वो एक दुरुस्त खबर शेयर कर रहे हैं, तो ये उनके लिए भी बेहतर होगा। अब चूंकि
निज़ाम आगे बढ़ा है। जिस तरह वफाकी वजीर जनाब जो मुशीर बराए सियासी उमूर हैं राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का इजहार किया है कि पाकिस्तान अब मुश्किलात से निकल चुका है और अब वो मजबूती के साथ अपने कदमों पर खड़ा होने जा रहा है। लिहाजा इस मौके पर जब पाकिस्तान मुश्किलात से बाहर निकल रहा है, अपने कदमों पर खड़ा हो रहा है, तो लिहाजा रियासत में बसने वालों की भी ये जिम्मेदारी है कि वो रियासत को अपने पैरों पर खड़ा होने, मईशत को अपने पैरों पर खड़ा होने, रियासती ढांचे को मजबूत करने में अपना रोल प्ले करें। सूरत हाल कुछ इस तरह बन रही है कि अब ये तो आपको मालूम ही है कि काजी फाइज ईसा साहब चले गए हैं और अब उनकी जगह पर याहिया अफरीदी साहब आ चुके हैं। अब याहिया अफरीदी साहब ने आज हल्फ भी ले लिया और हल्फ लेने के साथ उन्होंने पहला ही फुल कोर्ट इजलास बुला लिया है पीर वाले दिन, जैसे ही वो अपने जो जिम्मेदारियां हैं उसको संभालेंगे। अब इस फुल कोर्ट के अंदर अदालती निजाम कैसे चलेगा और जजेस के दरमियान जो इख्तलाफात हैं उनको कैसे दूर करके आगे बढ़ा जाएगा, इस सारे मामलात पर भी गौर फिक्र किया जाएगा। और नई तरमीम के जरिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के जो एक फॉर्मेशन कायम की जा रही है उसके ऊपर जो जज साहिबान हैं उनकी राय भी ली जाएगी और इस बारे में इनपुट ली जाएगी कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की वर्किंग को इंडिपेंडेंटली आगे चलाया जा सकता है। और जजेस से इस बारे में भी राय ली जा सकती है कि कौन कौन से जज साहिबान इदारे की तरफ से यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का हिस्सा बन सकते हैं। यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूरत हाल है। अब चूंकि नया निजाम आ रहा है और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जाते जाते जो खत तहरीर किया था उसने इनफैक्ट इस बात की जरूरत को महसूस किया है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जिस तरह की तकसीम मौजूद है, आने वाले टाइम के अंदर यह तकसीम किसी भी तरीके से ना सिर्फ गहरी हो सकती है बल्कि यह कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के लिए भी तबाहकुन साबित हो सकती है। लिहाजा जरूरी यह समझा गया है कि एक जो है ना एक जो कानून है वो मुतारफ कराया जाए। और ये आज की बात नहीं है, ये कानून सबसे पहले यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की तादाद में इजाफा करने के लिए सबसे पहले बिल प्राइवेट मेंबर के तौर पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की खातून रुकन ने सेनेट में पेश किया था और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की तादाद में इजाफे के लिए मोशन को मूव किया था। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के दबाव के ऊपर उस खातून ने अपना ये जो बिल है वो वापस ले लिया था, क्योंकि गवर्नमेंट ने यानी आजम नजीर तारड़ साहब ने उस बिल की हमायत कर दी थी। अब यह हो रहा है कि आजम नजीर तारड़ साहब ने उस मौके पर सेनेट और कौमी असेंबली में इजलास के दौरान इस बात का जिक्र किया था कि हमने 6 जजेस की तादाद में इजाफा करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में और जजेस की तादाद को बढ़ाकर 24 कर देना चाहिए, जो इस वक्त 17 है। फिर यह तजवीज सामने आई कि जनाब आपको 5 जजेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसका इजाफा करना चाहिए। और अब यह बात फाइनल हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की तादाद में इजाफा किया जाए। अब यह सवाल बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है कि जब डिवीजन ऑफ वर्क हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने अब रूटीन मुकदमा देखने हैं, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल के जो तमाम मुकदमात वो जिनके अंदर आईनी सवालात उठाए गए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने देखने हैं, तो फिर इस मौके पर यह मजीद जजेस की तकर्री सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्यों की जा रही है। अब ये कानून साजों का जो विजन है ना वो आम लोगों से जरा थोड़ा सा ज्यादा होता है। कानून साजों को अब इस बात का अंदाजा है, पॉलिटिकल लीडरशिप को इस बात का अंदाजा है कि ये जो प्रेशर कुकर के अंदर ये जो इस वक्त प्रेशर डेवलप हो रहा है ये किस हद तक आगे बढ़ेगा और ये किस तरीके से निजाम को खराब करेगा। जैसे मंसूर अली शाह साहब का मैं दोबारा हवाला दूंगा, जो उन्होंने खत तहरीर किया वो इनफैक्ट उसी प्रेशर का जो है ना इशारा है जो इस वक्त इदारे के अंदर पाया जा रहा है। और इदारे को इस बात का यकीन है सुप्रीम कोर्ट को कि ये सारे का सारा जो खेल रचाया गया था ये मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसले को नल एंड वॉइड करने के लिए ही अपनाया गया है। अब यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है, नुक्ता यह है कि मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला दिया था 13 जजेस ने। अब 13 जजेस के पास ही यह नजर सानी की अपील लगनी है, क्योंकि नजर सानी की अपील गवर्नमेंट यानी मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी जा चुकी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी नजर सानी की अपील जा चुकी है। अब चूंकि ये नजर सानी की अपील इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के बनने से पहले जा चुकी है, लिहाजा ये एक आईनी सवाल डेवलप होगा कि क्या ये मखसूस नशिस्तों के हवाले से नजर सानी की जो अपील है ये अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुनेगा या ये 13 रुकनी बेंच सुनेगा। और इसी नुक्ते के ऊपर ये अहम मामला जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जा सकता है। अलबत्ता गवर्नमेंट को इस बात का अंदाजा है
कि इस तरह का कोई नुक्ता निकाला जा सकता है जिसके जरिए एक मर्तबा फिर ये जो सारे का सारा अमल है ये सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के हवाले से जा सके। और इस सूरत में अगर मुमकिन हुआ तो ये एक फुल कोर्ट बनाया जाएगा और इस मर्तबा इस फुल कोर्ट के अंदर जो तादाद है जजेस की उसको ज्यादा होना चाहिए और वहां पर आइन पसंद जजेस की तकरीर होनी चाहिए। और गवर्नमेंट को इस बात का भी अंदाजा है कि मुस्तकबिल के अंदर इम्कानी तौर पर 26वीं आईनी तरमीम के बाद 27वीं आईनी तरमीम भी लाना पड़ेगी और उस 27वीं आईनी तरमीम के लिए मजीद आइन पसंदों की तकर्री होना जरूरी है ताकि जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बने ये आइन पसंद यहां से उठें और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर जाकर अपना काम शुरू कर दें। लिहाजा ये एक इंपॉर्टेंट बिल है जो वहां पर मूव किया जा रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट बिल उसका ताल्लुक है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के जरिए। अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून में के तहत यह बात तो तय है कि ये एक कमेटी है जो 3 जज साहिबान पर मुश्तमिल है, चीफ जस्टिस और चीफ जस्टिस के बाद सीनियर मोस्ट जज। इसका मतलब यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब अब ये जो जजेस कमेटी है इसके मेंबर नहीं रहेंगे। अब जो है ये जो एक्ट है जो वाज़े है उसके अल्फाज भी इस तरह के हैं कि चीफ जस्टिस के बाद सीनियरिटी में आने वाले 2 जज साहिबान। अब अगर सीनियरिटी में देखें जनाब या अफरीदी साहब के बाद तो वो हैं जमाल खान मंदोखेल साहब और जनाब अमीनुद्दीन खान साहब। अब जो कमेटी बनेगी इस वक्त के प्रिवेलिंग कानून के मुताबिक उसके अंदर जनाब या अफरीदी साहब और जनाब अमीनुद्दीन खान साहब शामिल होंगे और सदारती ऑर्डिनेंस में तरमीम के बाद एक जज साहब जो जस्टिस या अफरीदी साहब अपनी मर्जी से अपॉइंट कर सकते हैं। अब इस निज़ाम ने किस हद तक आगे चलना है इसका फैसला मंगल को पार्लिमान करेगी और ये जो सदारती ऑर्डिनेंस है इसकी तौसीक की जाएगी या इसको मुस्तरद किया जाएगा इसका फैसला भी पार्लियामेंट के अंदर जब यह सदारती ऑर्डिनेंस पेश होगा उसके जरिए किया जाएगा। लेकिन इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर एक तरमीम की जा रही है और इस तरमीम के जरिए जो जजेस की तादाद के अंदर ये जो तीसरा जज अपॉइंट करना था या तीसरा जज इसके अंदर शामिल करना था नेक्स्ट टू जो है वो सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट यानी या अफरीदी साहब और उनके बाद आने वाला सीनियर जज और तीसरी पोजीशन पे था अपनी मर्जी का। अब ये जो अपनी मर्जी वाला ऑप्शन है ये मुमकिन तौर पर खत्म किया जा रहा है और इसके अंदर ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव जज है अगर वो चीफ जस्टिस खुद नहीं है या कमेटी का दूसरा मेंबर नहीं है तो जो तीसरा बंदा होगा इस कमेटी के अंदर वो ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का सरबराह होगा। दूसरा ऑप्शन ये भी है इसके अंदर कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सरबराह ने लाजमी तौर पर इस कमेटी का हिस्सा बनना है, ये बात तय हो गई है। अब इस कानून के अंदर तब्दीली करने का मकसद ये है कि वर्किंग के अंदर किसी तरह का कोई इबहाम ना हो और ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव जज है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का उसको भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात मिलें। अब यहां पर भी जो डिवीजन ऑफ पावर है वो इस तरह की जारी है कि चीफ जस्टिस और एडमिनिस्ट्रेटिव जज दोनों को कुछ ना कुछ इंतजामी इख्तियारात में हिस्सा मिलना चाहिए और उसके लिए भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स के अंदर कुछ इस तरह की तरमीम की जाएंगी जिसके जरिए ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव जज है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का उसके पास अपने 5 जजेस को इस्तेमाल करने का यानी किस बेंच के पास कौन सा केस जलना है 1 रुकनी बेंच होगा, 2 रुकनी होगा, 3 रुकनी होगा, 5 रुकनी होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव जज के पास इस बात के इख्तियारात प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स के जरिए दिए जा रहे हैं जिसको फर्दर पॉलिश किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अपने कवायद के तहत। लिहाजा मंगल को ये जो पार्लियामेंट का इजलास है ये ना सिर्फ बहुत ही ज्यादा हंगामा खेज होने जा रहा है बल्कि इस इजलास के जरिए अगर मैं आपसे ये कहूं कि वाकईतन इमरानदार और आइनदार दोनों एक मर्तबा फिर आमने सामने होंगे और इस मर्तबा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरानदारों को कॉर्नर करने के लिए आइनदारों का एक जो है ना नया ताजा दम दस्ता वो अपॉइंट किया जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि इमरानदारों की बैंड वजह ही वजह। अपनी राय जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।